हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू सरोज अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेटा कि मैं सेकंड फिजिक्स भी 12th क्लास का स्टार्ट करूंगा, साथ ही फर्स्ट और सेकंड दोनों लेके चलूँगा। तो आज हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स सेकंड 12th की फिजिक्स सेकंड ऑप्टिक्स जो चल रहा था हमारा यूनिट, उसमें शायद हमने परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार तक देख लिया था। बेटा आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल और गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो लेट ना करते हुए बेटा ये हमारा ऑप्टिक्स का पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कलम कॉपी लेके बैठे और नोट्स बनाते चलेंगे मेरे लाल। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग डालते हैं बेटा प्रतिबिंब। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम बेटा इसको बिंब भी कहते, प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब होता है हमारा वस्तु, ठीक है ना। अगर कहीं बिंब लिखा आ जाए तो वो वस्तु होता है। प्रतिबिंब लिखा आता है बेटा तो प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। जैसे मैं अपना चेहरा क्या करता हूँ बेटा, शीशे में देखता हूँ, तो शीशे में जो हमारे जैसा हूबहू एक इंसान दिखाई देता है, उस चीज़ को बोलते हैं, जो हमारी आकृति होती है उसी आकृति को बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब हम कह सकते हैं बेटा इमेज से है, ठीक है ना। तो इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। अब आपको मैंने बताया बेटा कक्षा 10 में आपने थोड़ा सा तो इतना पढ़ा ही होगा कि किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। भाई प्रतिबिंब तब बनता है जब दो या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। अगर वो रियल में मिल रही हैं तो वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये कक्षा 10 में बेटा इस टॉपिक को आपने पढ़ रखा होगा। तो प्रतिबिंब अगर हमें डिस्कस करो कि प्रतिबिंब क्या होगा, तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर अगर वो वास्तविक में मिलती हैं तो मैंने अभी बताया कैसा प्रतिबिंब बनाएंगी, वास्तविक। और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगी बेटा, आभासी। ठीक है ना। तो मैंने इसकी परिभाषा कैसे लिखना मेरे बच्चे कि भाई किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, ठीक है ना बेटा, उस बिंदु पर जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम क्या कहते हैं, पहले बिंदु का, जहां से प्रकाश किरणें आ रही थी, जहां से चल रही थी, पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे। फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बना आकृति ही क्या कहलाता है बेटा, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये प्रतिबिंब के क्या हो गया बेटा, डिफिनीशन होगी। अब ये जो प्रतिबिंब होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं बेटा रियल इमेज, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो इमेज होता है बेटा हमारा वो होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज कह सकते हैं मेरे बच्चे इसको, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। अब बात आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक का मतलब मैंने ये बता दिया बच्चा कि अगर किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक किरणें सचमुच जाके मिल रही हैं तो वहां पे क्या बनेगा, जो इमेज बनेगी उस इमेज को हम कहेंगे बेटा वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज और मैंने अभी बताया आपको कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, इमेज का निर्माण कब होता है, कोई भी इमेज उसका फॉर्मेशन कब होगा बेटा, तो मैंने अभी बताया, याद रखना, किसी भी इमेज को बनाने के लिए बेटा कम से कम
कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता होगी बेटा? 2 किरणें। कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है, 2 किरणों की आवश्यकता होती है बेटा, इतनी किरणों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या करने के लिए बेटा? इमेज बनाने के लिए। किसी भी इमेज को बनाना है बेटा तो कम से कम हम कितने किरणों को उस बिंदु पे मिला दें जिस बिंदु पे हमें इमेज बनाना है? कम से कम 2 किरणों को। 2 किरणों से कम अगर किरणों को मिलाओगे बेटा, कम किरणें मिलेंगी तो बेटा वहां पे इमेज नहीं बनेगा। तो हमेशा ये याद रखना, किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण तब होता है जब किसी बिंदु पर 2 या 2 से अधिक किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो याद रखना, अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब, और रियल में मिल रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? बात यहाँ पे आ रही है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर दूसरे बिंदु पर जाके अगर वो रियल में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, तो वहां पे जो इमेज बनेगा बेटा वो कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? परिभाषा जो बच्चे लिख रहे हो तो लिख सकते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में, मतलब वास्तव का मतलब क्या बेटा? रियल में, वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना? अब ये ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हमारा कैसा इमेज बनना है? रियल इमेज बनेगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो हमेशा ऑलवेज बेटा ये याद रखना, हमेशा जो हमारा वो जो इमेज होगा, कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। वो वास्तविक प्रतिबिंब बेटा हमारा क्या बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? उल्टा। उल्टा का मतलब इन्वर्जन बनेगा। ठीक है ना? हमेशा इमेज कैसा बनेगा? उल्टा। कब? अगर कहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि उल्टा बन रहा है तो वस्तु से छोटा ही बनेगा। वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। तो ये 3 कंडीशन याद रखना कि भैया जब भी वास्तविक इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा बेटा? बड़ा बनेगा, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। ये क्वालिटी याद रखना। ये कब हम आपको बताएंगे? जब इसका हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण में 6 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता बेटा कि कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बराबर बनेगा, वो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है ना? तो हमने आपको ये बता दिया कि जब भी कैसा इमेज बनेगा मेरे बच्चे, मतलब वास्तविक इमेज बनेगा तो हमेशा वो उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु से छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। ठीक है ना? ये बात आई बेटा रियल इमेज की। ठीक है ना? मतलब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसकी बात हमने कर लिया आपको। ठीक है? अब बात आता है कि भैया और एक चीज़ और, कि जब भी बेटा वास्तविक इमेज बनेगा ना, उस इमेज को हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? जब भी वास्तविक इमेज बनेगा तो वास्तविक इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? ये पॉइंट आपने याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी वास्तविक इमेज को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? किसको? वास्तविक इमेज को। ठीक है? वास्तविक इमेज कैसी बनती है? वास्तविक बनती भैया, रियल में बनती है। और क्या बनता है? उल्टा बनता है। जब भी उल्टा बनेगा तो बेटा बड़ा भी बनेगा वस्तु से, छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा। और जो वास्तविक इमेज होती है उसको हम कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है मेरे बच्चे? तो वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो ध्यान से, वर्चुअल इमेज जो होता है भाई, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं। किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो बेटा आप हमेशा याद रखना, उस बिंदु पर
जो भी इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना भाई। क्या मैंने बोला कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मतलब वास्तव में नहीं मिलती, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना भाई। अब जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा इमेज बनेगा बेटा, वो हमेशा बनेगा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और जब भी सीधा इमेज बनेगा वो हमेशा बेटा याद रखना, ठीक है, वो हमेशा वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, ये भी वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी ये क्या बता रहे हैं आप कि भैया छोटा मैंने सुना है, बड़ा भी सुना, बराबर कैसे बनेगा। तो याद रखना मेरे बच्चे कि भैया मैंने बताया आभासी प्रतिबिंब। अभी मैं आपको दर्पण पढ़ाऊंगा, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है ना। और हमेशा कैसा बनता है, आभासी। तो यहाँ पे बेटा आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो मैंने क्या बताया कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और बड़ा कब बनेगा, जब हम अवतल दर्पण के केस में देखेंगे लास्ट वाली स्थिति की, जब किसी वस्तु को ध्रुव और कहाँ रखा जाता है बेटा, फोकस के बीच रखा जाता है, तो उसका जो इमेज होता है दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा जब भी बनता है तो आभासी बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। और वस्तु से हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा बनता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वस्तु से बड़ा। बड़ा कैसे बना, आपने अवतल दर्पण केस में जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना। और उसके बाद बेटा छोटा कब बनता है, उत्तल के केस में बनते ही बनता है। उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां हम बताएंगे। और बराबर कब बनता है, समतल दर्पण के केस में बनता है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा बेटा कि जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। और एक खासियत ये होती है कि भैया किसी भी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे लाल, ठीक है मेरे भाई। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि भाई प्रतिबिंब क्या होता है। मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा 2 मिनट में कि प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बना जो आकृति होता है बेटा वो पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बेटा कि भई अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में जाके मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बेटा उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अगर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब कहलाता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और जब भी आभासी प्रतिबिंब वही बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा मेरे बच्चे, सीधा बनेगा। और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है। और किसी भी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। और मैंने ये भी बता दिया कि कब प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की बात थी। अब हम बात करेंगे बेटा दर्पण क्या होता है। तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लें, इमेज मिरर। दर्पण क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो इमेज तो हम देख चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि दर्पण क्या चीज़ होती है उसके बारे में। तो बेटा दर्पण की मैं बात करूं तो दर्पण होता है हमारा क्या, मिरर। ठीक है। तो मिरर क्या होता है, याद रखना, कोई कांच की प्लेट ले लो। क्या कर लो बेटा, कोई हमने पारदर्शी कांच की प्लेट ले लिया। ठीक है ना। अब उस पारदर्शी कांच की प्लेट में दो पृष्ठ होंगे। एक जैसे मैंने कहा ये पारदर्शी प्लेट है,
एक पृष्ठ ये वाला हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया। तो किसी भी कांच की प्लेट के एक तरफ हम क्या कर दें, कलई कर दें, पॉलिश कर दें, और दूसरा पृष्ठ क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो उस निकाय को या उस कांच की प्लेट को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है ना। आप इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हो कि भाई किसी कांच की प्लेट को एक तरफ कलई कर दिया जाए, ठीक है ना, पॉलिश कर दिया जाए, और दूसरे पृष्ठ को, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए या परावर्तक तल बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ या तल बना दिया जाए, तो उस निकाय को या उस कांच की प्लेट को ही क्या कहेंगे बेटा, दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया कि भाई कांच दर्पण क्या होता है कि किसी कांच की प्लेट की एक तरफ क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, और दूसरी तरफ की जो पृष्ठ है बेटा उसको हम क्या बना दें, परावर्तक पृष्ठ बना दें, तो उस निकाय या उस कांच की प्लेट को क्या बोलेंगे, दर्पण कहते हैं। अब ये जो दर्पण होता है मेरे बच्चे, ये होता है दो प्रकार का। एक हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण पढ़ेंगे बेटा, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं मेरे बच्चे, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चा, समतल दर्पण पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अब बात आती है बेटा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली और दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण। और गोली दर्पण में भी बेटा हम दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है ना भाई, एक कॉन्वेक्स होता है और एक क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है ना। तो दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है ना। उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। किसके प्रकार हैं, गोली दर्पण के प्रकार। अब ये बात आती है कि भाई ये गोली दर्पण होता क्या है। पहले मैं गोली दर्पण की बात करूंगा, फिर अवतल उत्तल की बात करूंगा, या फिर समतल की बात कर लेता हूं उसके बाद। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, गोली दर्पण क्या होता है भाई। गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कटा हुआ एक भाग। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि ये कोई कांच का खोखला गोला है। ठीक है। मैंने क्या बताया, ये कांच का कोई खोखला गोला है, और इस कांच के खोखले गोले को एक जगह से क्या कर दो, कट कर दो। तो एक जगह मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये वाला भाग हमको मिल गया। तो ये वाला जो एक भाग मिला, ठीक है ना, इसके एक तरफ हम क्या कर दे, कलई कर दे। एक तरफ क्या कर दे, कलई कर दे, तो दूसरा पृष्ठ ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। एक तरफ हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, तो दूसरा पृष्ठ ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कटा हुआ एक भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। या आप ऐसे कह लो हो कि भैया कि जो गोली दर्पण होता है, ठीक है ना, वो किसी गोली खोखली गोले के का क्या होता है बेटा, एक भाग होता है, और एक भाग पे हम क्या कर दे बेटा, पॉलिश कर दे, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन सकता है हमारा, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। अब ये डिपेंड ये करता है कि हम किधर पॉलिश करें, किधर हम परावर्तक पृष्ठ बना रहे हैं। अगर हम दबे हुए तल पे पॉलिश कर रहे हैं तो उभरे हुए इधर वाला जो तल होगा बेटा उसको परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे, और अगर उभरे हुए तल पे हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो दबा हुए तल को हम क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। तो ये इस आधार पर बेटा हम किधर पॉलिश करें, उस आधार पर बेटा ये दो तरह के हो जाते हैं। अगर परावर्तन दबे हुए तल से हुआ तो अवतल दर्पण होगा, उभरे हुए तल से हुआ तो उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है ना। तो गोली दर्पण की बात आप समझ गए होंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। कोई खोखला गोला होगा, उस खोखले गोले को हम क्या कर दे बेटा, एक जगह से कट कर दे ऐसे, तो ये जो इसका एक भाग निकल के आएगा। अब इस एक भाग पे बेटा अब इसको दर्पण थोड़ी कहेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर दें, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक तरफ क्या कर दें,
पॉलिश कर दे, एक तरफ हमने पॉलिश कर दिया, दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया, परावर्तक पृष्ठ बना दिया। तो हमने क्या बताया बेटा, दर्पण की भी परिभाषा बताया था कि कोई कांच की प्लेट थी, उसमें दो पृष्ठ, एक तरफ कलई कर दिया, दूसरा परावर्तक पृष्ठ बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। लेकिन गोली दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कोई कांच का खोखला गोला होगा, उसको हम क्या कर दे, उसके एक भाग को हम निकाल लें और एक भाग के एक तरफ क्या कर दे, कलई कर दे, दूसरी तरफ क्या कर दे बेटा, परावर्तक पृष्ठ बना दे, तो उस निकाय को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। अब ये गोली दर्पण दो तरह का होता है भाई। अब हम गोली दर्पण को दो तरह से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा अब हम पॉलिश करें कहाँ करें, दबे हुए तल की तरफ करें या उभरे हुए तल की तरफ करें, उस आधार पे बेटा इसको दो प्रकार में कर दिया गया। अगर हम परावर्तन दबे हुए तल पे करा रहे हैं तो ये अवतल दर्पण होगा, परावर्तन उभरे हुए तल से करा रहे हैं तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। दबे हुए तल से परावर्तन कराओगे तो बेटा तो क्या होगा, हमें पॉलिश कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ उभरे हुए तल पे करना पड़ेगा। और उत्तल दर्पण भाई अगर हम कहें, अगर हमें उत्तल दर्पण चाहिए तो बेटा हम क्या करेंगे, दबे हुए तल पे पॉलिश कर देंगे, उभरे तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि गोली दर्पण के प्रकार की बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखो अवतल दर्पण भाई, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या होता है, देखो ये बेटा हमने एक दर्पण बना दिया, इसको समझाते हैं आपको। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। इधर वाला जो तल है बेटा इसको बोलेंगे दबा हुआ तल, दबा हुआ तल, ठीक है ना, दबा हुआ तल, ठीक है भाई। ये वाला जो तल है, इधर वाला जो तल है, इसको बोलेंगे उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड, गोली खंड का मतलब क्या होता है, गोली का एक भाग, उसको बोलते हैं खंड। ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पर, ठीक है ना, गोली खंड का मतलब मैंने अभी बताया कि किसी गोली का एक भाग, ठीक है ना। तो ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन कहाँ हो, दबे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। बेटा अगर हमें परावर्तन दबे हुए तल से कराना है कि प्रकाश किरणें आए और यहाँ से टकरा कर वापस चली जाए, तो हमें पॉलिश किधर करना पड़ेगा, इधर ही तो करना पड़ेगा। और लेकिन अगर हमें परावर्तन इधर कराना होता तो हम पॉलिश कहाँ करते, दबे हुए तल की तरफ करते, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया बेटा कि अवतल दर्पण क्या होगा, कि ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पे इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके दबे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने कहा कि कोई प्रकाश किरण ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है बेटा, ये आपतित किरण है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एक नॉर्मल काम करेगा बेटा, इस आपतन बिंदु पर लंब डालोगे और फिर ये प्रकाश किरण ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। और ये क्या है हमारा बेटा, परावर्तित किरण, ठीक है मेरे भाई। और ये किसका काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये किसका काम कर रहा है बेटा, आपतन बिंदु का काम कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड का मतलब होता है गोले का एक भाग, गोली खंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को
कौन सा दर्पण भैया? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बेटा किसकी परिभाषा हो गई? अवतल की, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसकी बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो याद रखना मेरे बच्चे, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण क्या होगा, तो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं उत्तल दर्पण की परिभाषा। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके गोलीखंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो। कैसे हो बेटा? उभरे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? पॉलिश, भाई परावर्तन उभरे हुए तल से करना है, तो हम ऐसे दर्पण बनाएंगे इस तरह का, ठीक है ना। रब करते हैं थोड़ा सा, फिर समझाते हैं आपको। देखो भाई, अगर हमें पॉलिश, देखो इस तरह का दर्पण बनाएंगे, तो बेटा ये देखो, ये M1 M2 हमने मान लिया बेटा, ये इसका उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल। और ये वाला कौन सा तल है बेटा? दबा हुआ तल। तो ध्यान से सुनना, हमें पॉलिश कहाँ, भाई हमें कहाँ परावर्तन कराना है? क्या लिखा है? परावर्तन उसके उभरे हुए तल से। इसका मतलब प्रकाश किरण यहाँ आए या टकरा के वापस चली आए, इसका मतलब पॉलिश हमें कहाँ करना पड़ेगा? अगर परावर्तन हमें उभरे हुए तल से कराना है, तो पॉलिश हमें कहाँ करना पड़ेगा? दबे हुए तल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पॉलिश हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे इंसिडेंट होगी, तो इससे क्या हो जाएगी? परावर्तित भी हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा नॉर्मल कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा बेटा अभिलंब कहलाएगा। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? आई कहेंगे। इस एंगल को क्या कहेंगे? आर कहेंगे, ठीक है ना। उसी तरह ये वाला एंगल हमारा आर हो जाएगा, और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि आपतित किरण इसको माना है मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज होता है बेटा हमारा क्या? गोली दर्पण, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा? समतल दर्पण की परिभाषा देखेंगे, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।